चलिए, तो हम लोग आज जो हम लोगों को देखना है, ये चरक सूत्र स्थान हम लोग अभी तक देख रहे हैं फिलहाल। कल हम लोगों ने 3 चैप्टर चरक सूत्र स्थान के खत्म किए हैं। तीसरा चैप्टर कल हम लोगों ने जिसको खत्म किया उसका नाम है आरगवदी अध्याय। दरअसल बहुत जब हम लोग सिलेबस के आगे निकल जाएंगे तो वहां पर एक आगे जाकर के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। सबसे कोर्स में कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि अपामार्ग तंडुली अध्याय पहले है या आरगवदी अध्याय पहले है। तो इसका समाधान आज यहीं पे करेंगे। दरअसल छोटा आ जो होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं, छोटा आ जो होता है ये पहले आता है और जो बड़ा आ है ये बाद में आता है। तो इसी से आपको याद रखना है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जब सूत्र में पहुंचेंगे, चिकित्सा में पहुंच जाएंगे चरक के, तो फिर हम लोग ये सब चीजें भूलते जाते हैं। तो आपको चैप्टर्स के नाम भी ध्यान में रखने हैं। पहला अध्याय हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? दीर्घम जीवित अध्याय। दूसरा अध्याय कौन सा था? जिसका नाम था अपामार्ग तंडुली अध्याय। क्या पढ़ा वहां पे हमने? वहां पर हमने पढ़ा 28 प्रकार की यवागुओं के बारे में। दूसरे अध्याय में और हमने क्या पढ़ा? वहां पर पंचकर्मा शब्द सबसे पहले आया था। पंचकर्मा किस तरह से प्रयोग करवाना चाहिए, मात्रा काल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को प्रयोग करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मात्रा और काल, उसके बाद जस्ट बाद हम लोगों ने देखा था युक्ति की महत्ता। हमने आपको वहीं पर बताया था कि युक्ति की जो इंपॉर्टेंस है वो दूसरे नंबर के चैप्टर में मिलती है, लेकिन जो युक्ति की परिभाषा है वो हम लोगों को चरक सूत्र 11 नंबर चैप्टर में मिलेगी, जिसका नाम है त्रिस्तृष्णीय अध्याय। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर हमने इंपॉर्टेंस देखी थी, युक्ति की इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर वहीं पर पंचकर्मा के सभी द्रव्यों का संग्रह भी हम लोगों ने देखा। तो टोटल 28 प्रकार की यवागु थी, जिनमें 6 प्रकार की पेय और 22 प्रकार की यवागु अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो इस तरह से वहां पर हमें मिला था। देन तीसरे नंबर का जो चैप्टर आया, तीसरे नंबर के चैप्टर में हम लोगों ने वहां पर लेप के बारे में पढ़ा था। टोटल 32 प्रकार के वहां पर लेप थे, जिनमें से 31 प्रकार के लेप और 1 प्रकार का चूर्ण हम लोगों ने पढ़ा था। कौन सा चूर्ण था? तो वो कुष्ठादि चूर्ण था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कुष्ठादि तुंग करके जब आ जाएगा। तुंग मतलब वहां पे जो आया था ना, तुत्थ, नाक तुत्थ के बारे में जब आता है, तुतिया जिसको कहते हैं, जब वो कंटेंट मिल जाएगा तो हमें समझ में आना है कि कुष्ठादि चूर्ण के बारे में बात हो रही है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथे चैप्टर का नाम है षड्विरेचन सत आश्रितीय अध्याय। दरअसल यहां पर सबसे पहला जो प्रश्न बनता है एआईपीजीटी में वो ये बनता है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के नामकरण का आधार क्या है। तो यहीं पर ऊपर हम लोग लिख लेंगे स्टार बना करके, नामकरण का आधार। तो इसके 2 नामकरण के आधार हो सकते हैं। एक तो ये हम लोग देखें कि षड्विरेचन, यहां तक देखें, और ये जो सत है, षड्विरेचन सत, सत का मतलब हो जाएगा 6 इंटू 100। एक तो ये हो जाएगा 600। ये 600 जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये 600 योग यहां बताए गए हैं। दरअसल वमन और विरेचन के 600 योग बताए गए हैं। तो इस तरह से 6 षड्विरेचन सताश्री, ये जो अध्याय है वहां पर 600 योगों के बारे में आता है। तो 1 नंबर यहां पर पहले लिखेंगे 600 विरेचन के योग, 600 विरेचन योग नंबर 1। दूसरा फिर यहां पर आता है, जो दूसरा नामकरण का आधार है वो है, चूंकि यहां पर 6 विरेचन के आश्रय बताए गए हैं, 6 विरेचन के आश्रय। अब यहां पर बहुत लोगों के दिमाग में यह बात बन रही होगी कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 600 विरेचन योग कहां होते हैं, हमने तो 245 ही पढ़े हैं। तो इसका समाधान यह है कि जब हम लोग कल्प स्थान पढ़ेंगे, अभी बता देते हैं, कल्प स्थान जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहले ही चैप्टर में इसका शब्द मिलता है। दरअसल विरेचन शब्द से हम लोग अधो विरेचन और ऊर्ध्व विरेचन दोनों लेते हैं, लेकिन चूंकि विरेचन शब्द हम लोगों के जो जहन में उतर गया है वो इस हिसाब से उतरा है कि विरेचन का मतलब होता है अधोगत मार्ग से जब हम मल की प्रवृत्ति करवाते हैं वही विरेचन है। तो विरेचन शब्द वमन और विरेचन दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, ये अपने को याद रखना है। और हम लोग कल्प स्थान में पूरा कोटेशन देखेंगे इसको। जैसे एक शब्द होता है पंक, पंक का मतलब होता है, आचार्य चक्रमाणी का है, हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो पंक मतलब होता है कीचड़, सभी को पता होगा पंक मतलब कीचड़ होता है। लेकिन बहुत रेयर लोग होंगे जिनको यह भी पता होगा कि पंक माने कमल भी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पंक शब्द है इसके लिए योगी रूढ़ हो गया है। योगी रूढ़ मतलब लोग पंक से दिमाग में लोगों के कीचड़ ही आता है। तो इस तरह से विरेचन, जो विरेचन शब्द है, विरेचन से हमारे दिमाग में केवल अधोगत विरेचन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊर्ध्वगत जो वमन होता है वो भी विरेचन में ही हम लोग उसको काउंट करते हैं। तो ये यहां से इसका समाधान हो जाता है। तो इस चैप्टर के नामकरण का आधार 2 हैं। एक तो ये कि इस चैप्टर में इन्होंने 600 विरेचन के योगों का वर्णन किया है।
दूसरा ये कि इन्होंने 6 विरेचन के आश्रय इसी चैप्टर में बताए हैं। कौन कौन से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, डायरेक्ट सबसे आसान सवाल जो आपको मिलेगा वो ये मिलता है कि इस चैप्टर में आचार्य चरक ने कितने महाकसायों का वर्णन किया है। महाकसाय कितने वर्णन किया है, तो ये आपको याद रखना है कि 50 महाकसाय का वर्णन किया है। 50 महाकसाय हम लोग अभी टिप ऑफ द टंग में रटेंगे। इसके बाद आपसे ये दूसरा प्रश्न पूछता है कि कसाय का वर्णन कितने हैं, कितने कसायों का वर्णन है, तो टोटल 500 कसायों का वर्णन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप महाकसाय और कसाय में कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी इसमें जो ऑप्शन मिलेगा आपको, जस्ट अपोजिट ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आपसे पूछेगा कि आचार्य चरक के अनुसार महाकसायों की संख्या है, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन 500 मिल जाएगा और आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि अच्छा 500 ही तो है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। हो सकता है कि अभी आपको कंफ्यूजन ना हो रहा हो, लेकिन ये निश्चित है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे फिर आप इसको भूलते जाओगे। और यही तो भी लास्ट में होता है, हमारे पास ढेर सारी संहिताओं की चीजें मिश्रित होती हैं, तो हमें यही के यही इसको समझना है। दरअसल ऐसे समझ लो, महाकसाय और कसाय को इस तरह से आप समझना, नगर होते हैं ना, नगर, एक होते हैं नगर, दूसरे होते हैं महानगर। तो नगर तो कोई भी नगर बन जाएगा, है ना, कोई भी नगर बन जाएगा, टीटी नगर, ये नगर, वो नगर, कुछ भी नगर बन सकते हैं। अगर हमारे अकेले लखनऊ में देखें तो लखनऊ में केवल नगर ही नगर है, गोमती नगर, इंद्र नगर, बहुत ढेर सारे नगर हैं। लेकिन अगर हम महानगर की बात करें तो महानगर बहुत कम होंगे। महानगर कितने होंगे, बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन नगर ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से याद रखना कि महाकसाय भी कम है, 50 हैं, लेकिन जब हम कसाय के बारे में बात करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये 500 हो जाएंगे। तो महाकसाय जो महानगर होते हैं वो ज्यादा, वो कम होते हैं, और जो नगर होते हैं अर्थात कसाय जो है वो ज्यादा होंगे। तो ये यहां से हमें इतना क्लियर करना है। इसके बाद फिर हम लोग कोटेशन नंबर 3 में आते हैं। यहां पर लाइन लिखते हैं, ई खलु षड विरेचन सतानी भवंती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट करना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा कि यहां पर 600 जो विरेचन के योग हैं उनका वर्णन करते हैं, इसको हाईलाइट कर लेंगे पूरी लाइन को। देन षड विरेचन आश्रया, 6 विरेचन के आश्रयों के बारे में यहां बताया गया है। कौन कौन से आश्रय अभी हम आगे कोटेशन में देखेंगे। पंच कसाय योनिया, चरक की सबसे खास बात यह है कि वो पहले ही आपको स्टार्टिंग में आपको रूपरेखा बता देते हैं कि हम इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत किन किन चीजों के बारे में जानेंगे, या फिर वो चैप्टर के अंत में आपको फिर से बताते हैं कि हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा उपसंहार के तौर पर। तो ये विशेषता होती है। तो हम लोग हाईलाइट करेंगे पंच कसाय योनिया, 5 प्रकार के कसाय की योनियां होती हैं। हम लोग वहीं पर पढ़ेंगे कि लवण रस की योनि नहीं होती है। लवण रस की जो योनि होती है वो नहीं होती है। उसका मतलब ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर चक्रपाणी फिर लिखेंगे कि चूंकि लवण इकलौता कोई ऐसा योग नहीं है कि हमको, कि किसी व्यक्ति को कुछ दिक्कत हो जाए और हम केवल कहते हैं भाई आप लवण का प्रयोग करिए, तो ऐसा इसमें नहीं होता है इस केस में। इसलिए चूंकि कोई एकल द्रव्य प्रयोग नहीं होता लवण के तौर पर, इसलिए इसकी कोई योनि नहीं मानी गई है। देन पंचविध कसाय कल्पना के बारे में, यहां पर जो भैषज कल्पना है, भैषज कल्पना से संबंधित टॉपिक भी आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पंचविध कसाय कल्पना। हम लोग पढ़ते हैं ना 5 प्रकार की, तो पंचविध कसाय कल्पना आचार्य चरक के अनुसार भी यहां पर पढ़ना है, इसको भी हाईलाइट करेंगे। इसके बाद पंचासन महाकषाय, पंचासन, 50 मतलब होता है 50, पंचासन महाकषाय के बारे में वर्णन करेंगे, इसको भी हाईलाइट करेंगे। पंच कषाय सतानी, ये पंच कषाय सतानी मतलब 5 इंटू 100, सतानी मतलब 5 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहां पर 500 कषायों का वर्णन करेंगे। तो इस तरह से इतना हमें पहले ही लाइन से हाईलाइट हो जाना चाहिए। जब भी कभी इस चैप्टर से प्रश्न आएगा, आसान अगर पूछने का एग्जामिनर का विचार होगा, तो इसी लाइन से आपको प्रश्न मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर बहुत डीप में जानकारी उसको लेना होगा, बहुत ज्यादा डीप अगर प्रश्न बनाएगा, तो फिर वो आपको जो हम लोग 50 महाकषाय पढ़ेंगे उन्हीं के, उनमें से पूछेगा आपको एक एक उठा करके कि ये किसमें का है। देन आगे कोटेशन नंबर पहुंचते हैं हम लोग यहाँ पे, जो 100 वमन, ये 600 वमन और विरेचन के जो योग हैं, कोटेशन नंबर यहाँ पे 4th जो है, इसमें पहुंचेंगे। इसमें हमें कोटेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम तो केवल यहां पर ऊपर टॉप में जो जहां पर भी आपको स्पेस मिले, केवल हम लोग योग गिन लेंगे कि 600 योग कैसे होंगे। यहां पे कोटेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कितने योग किसमें के होते हैं। हम लोगों ने जब फलनी द्रव्य पढ़े थे तो उसमें आपको एक ट्रिक बताई थी वमन कारक द्रव्यों के बारे में। वो ट्रिक थी मदन जी, और जी के बाद जो कि बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई अलग से निकालना है इक्ष्वाकु के लिए।
तो हमने पढ़ा मदन जी ई धा व क, तो ट्रिक क्या बनी, मदन जी धावक करके। मदन से हो जाएगा मदन फल, जी से हो जाएगा जीमूतक, ई से हो जाएगा इक्ष्वाकु, धा से हो जाएगा धामार्गव, वा से हो जाएगा वत्सक और का से हो जाएगा यहां पर कृतवेधन। तो टोटल 6 द्रव्य होते हैं। ये अगर आपको सीरीज याद हो जाएगी तो आगे कल्प स्थान के चैप्टर भी आपको यहीं पे याद हो जाएंगे, क्योंकि कल्प स्थान के चैप्टर इसी सीरीज में मिलते हैं हमको। तो हमने पढ़े 6 वमन के योग जो हैं। मदन फल के जो योग होते हैं वो होते हैं सबसे हाईएस्ट 133, 133 योग होते हैं मदन फल के, ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद जीमूतक को अगर हम ऐसे लिखे पूरा जीमूतक के जो टोटल योग होते हैं वो होते हैं 39। इसको याद करने के लिए आप ऐसे समझना, ये जो जी है ना, जी में अगर हम जी को अंग्रेजी में लिखें तो ये जी हो जाएगा ऐसे, तो 1 2 3, तो ये जी को यहां पे 3 लिख देंगे जी का, और इस 3 का इस 3 से फिर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो यहां पे 39 योग जीमूतक के हम लोगों ने देखे। इसके बाद फिर आता है इक्ष्वाकु, ई से हो जाएगा इक्ष्वाकु। अब ये सभी को पता होगा, एक 45 साल के बाद, लगभग 40-45 साल की जब व्यक्ति की आयु होती है, तो उसके बाद लोगों की इच्छाएं होती हैं किस चीज की, धाम की यात्रा करने की, है ना। लोगों की इच्छाएं विभिन्न प्रकार की होने लगती हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, क्योंकि फिर उनको समझ में आ जाता है कि अब हमारा वक्त नजदीक आ रहा है। तो लोगों की इच्छाएं प्रॉपर तौर पर घूमने टहलने की आदि चीजों की भी होती है, जागृत कब होती हैं, 45 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो 45 याद रखना, इच्छाएं कब लोगों में पनपती हैं, 45 साल में, तो ऐसे इसको 45 याद रखना। देन आता है धामार्गव से आप इसको धाम से लेना, जैसे धाम होते हैं ना, लोग धाम की यात्रा करना कब स्टार्ट करते हैं, 60 साल के बाद। जब 60 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है तो समझता है कि अब क्या हो गया, अब मैं वृद्धावस्था में आ गया हूं, और वृद्धावस्था की पेंशन भी 60 साल के बाद मिलती है। तो उस पेंशन से वो प्रयास ये करता है कि अब मेरा वक्त नजदीक है और अब मुझको धाम की यात्राएं करनी है। तो धाम की यात्रा कब करेगा, 60 साल के बाद, क्योंकि उसको तब पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है वृद्धावस्था की। फिर आ जाएगा वासे वत्सक। वत्सक जो है, वत्सक में देखो सबसे पहले वत्स लगा है, वत्स कहते हैं बेटे को, वत्स किसको कहते हैं, बेटे को कहते हैं। और जो किसी का जो बेटा होता है, बेटा वोट देने के लिए, मतलब एक प्रॉपर वत्स, उसके पहले अगर हम आज के हिसाब से देखें तो जब तक व्यक्ति वोट देने के काबिल नहीं हो जाता तब तक वो प्रॉपर लड़का नहीं कहा जा सकता, फिर वो बच्चा होता है तब तक। तो वत्स मतलब होता है लड़का। तो लड़का कोई व्यक्ति तब बनेगा, बच्चे से बड़ा हो गया ना, वत्स कब बन पाएगा, 18 साल के बाद, जब वो वोटर आईडी उसकी बन जाएगी, मतलब जब वो वोट देने के काबिल हो जाएगा। तो ऐसे समझना कि 18 साल के पहले तक वो बच्चा है, और बच्चे के बाद अब 18 साल के बाद क्या हो गया, मतलब पूरा लड़का बन गया है, वत्स बन गया। तो वत्सक के जो योग हैं कितने हो जाएंगे, वो 18 हो जाएंगे। इसके बाद आता है कृतवेधन। कृतवेधन के जो योग हैं वो भी 60 ही होते हैं, 60 याद रखना। इसको कैसे याद रखेंगे, तो धाम है ना, धावक, तो धाम करते हैं लोग, क्या करते हैं, ऐसे या ऐसे याद रखना, धाम क्या करते हैं, धाम करते हैं। तो धाम भी 60 हो जाएगा, और धाम के साथ करते हैं से कृतविधन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो धाम करते हैं दोनों 60-60 हो जाएंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है। मदन जी धावक सबसे हाईएस्ट जो होते हैं 133, वो मदन फल के होते हैं, फिर जीमूतक, उसके फिर 45, 60, 18 और 60 ऐसे। तो ये हमारे टोटल वमन के योग हो जाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे विरेचन के योगों के बारे में। विरेचन के योगों में सबसे पहले आता है श्यामा त्रिवृत। श्यामा त्रिवृत को भी अगर हम और वो करें त्रिवृत को, तो दो तरह से एक हो जाता है। एक तो श्यामा त्रिवृत होता है, एक सिंपल जो सफेद त्रिवृत होता है। श्यामा त्रिवृत और श्वेत त्रिवृत दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसके टोटल 110 योग होते हैं, 110। 110 योगों में अगर डिफरेंशिएट्स कभी पूछ ले आपसे, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें जो 100 योग होते हैं, 100 योग ये श्यामा त्रिवृत के होते हैं, और जो 10 योग होते हैं वो सफेद निशोध जो होती है, श्वेत त्रिवृत होती है, उसके होते हैं। तो इसको हमने पढ़ा श्यामा त्रिवृत के टोटल 110 योग। इसके बाद आता है चतुरंगुल। चतुरंगुल देन इसके बाद फिर यहां पे तिलवक लिखेंगे, तिलवक, चतुरंगुल, तिलवक, सुधा, या इसी को इश्नु ही कहते हैं, सुधा या इश्नु ही।
इसके बाद फिर सप्तला और संखनी एक ही में आ जाता है, सप्तला एंड संखनी दोनों को मिला के इसके योग बताए जाते हैं। यहां पे ये पूछेगा आपसे जब भी पूछेगा। फिर आता है दंती और द्रवंती। ये टोटल जितने हम लोगों ने अभी लिखे ये सारे के सारे अपने विरेचन के योग हैं। विरेचन के योगों में श्यामा त्रिवृत सबसे पहले जिसमें 110 हैं। इसके बाद चतुरंगुल है, चतुरंगुल इसमें टोटल 12 होते हैं। अभी देखना ये बढ़ता जाएगा अपने आप क्रम। 12 हो गया, 12 के बाद फिर ये हो जाएगा 16, है ना, जैसे तिलवक आएगा ये 16 हो जाएगा। फिर सुधा या इष्णुही जो है 16 के बाद फिर 4 और इसमें जोड़ देंगे। 12 में 4 जोड़ा कितना हो गया 16, 16 में फिर 4 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहां पर 20 वाले में थोड़ा सा अपने को रुकना है। 20 का फिर यहां पे सप्तला और संकली में डबल करना है। 20 का डबल क्या हो जाएगा 40। 40 आपके दिमाग में बना के रखना है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो ये 39 आपको आंसर टिक करना है। ऐसा समझना है कि जो 20 है सुधा और या विष्णुही के बारे में 20 का लगभग डबल होता है, उसमें एक कम कर देंगे तो ये 39 निकल आएगा। अभी इसमें क्या करना है, ये जो 39 है यहां पे लास्ट दंती और द्रवंती जो होता है ये 48 हो जाता है ना। इसमें अगर 39 में 10 जोड़ें और उसमें भी एक कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। हमने 110 देखे, श्यामा त्रिवृत के सबसे हाईएस्ट थे, चतुरंगुल, फिर इसमें तिलवक देखा, सुधा या इष्णुही देखा, सप्तरा संखनी देखा, दंती द्रवंती देखा। वहां पर जब हम लोग कल्प स्थान पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल वर्णन और ज्यादा देखेंगे। तो यहां पर जो 4th नंबर कोटेशन है यहां पे बस इतना हमें याद रखना है, बाकी हमें यहां पे कोई किसी मतलब की चीज नहीं है। कल्प स्थान में और डिटेलिंग इसकी करेंगे वहां पे, तब इसको देखेंगे फिर बढ़िया से। यहां पे एक टॉपिक खत्म हुआ जिसके बारे में 600 विरेचन के योगों के बारे में। देन नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है जो 6 विरेचन के आश्रय कौन कौन से हैं। यहां पर कोटेशन नंबर 5 देखेंगे और हेडिंग हाईलाइट कर देना, विरेचन द्रव्यों के आश्रय। कितने आश्रय होते हैं तो बॉक्स में बंद करेंगे, षड विरेचय आश्रया, षड विरेचन आश्रय बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर देंगे कि 6 विरेचन के आश्रय होते हैं कौन कौन से। यहां से एरो करते जाएंगे, एक एरो क्षीर में निकाल देंगे, दूसरी एरो यहां पे मूल में आ जाएगी, तीसरी फिर यहां पर त्वक में कर देना, फिर चौथी यहां पे पत्र में आ जाएगी, फिर यहां पे इसी तरह पुष्प में, और उसके बाद लास्ट आ जाएगी फल में। तो यहां पर क्षीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल। इसको याद करने के लिए एक मान लीजिए कि कोई कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले मान लो विरेचन हमें किसी को करवाना है तो हम कहां के द्रव्यों को ले सकते हैं। तो ये जो अंदर की तरफ जड़ गई है तो सबसे पहले हम मूल ले लेंगे, ठीक है। मूल के थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर ये जो इसका मिडिल पोर्शन होता है इसमें इसकी छाले लगी होती है जो बार्क होती हैं। तो यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, छाल ले सकते हैं। छालों के साथ में एक चीज और भी यहां पर ले सकते हैं। छाल में अगर हम किसी चीज से इंजरी करें, है ना, अगर मान लो चाकू वहां पे लगाएं या कुल्हाड़ी से वहां पे छेद करें तो उसमें छाल से ही क्या निकलता है अंदर से, फिर दुग्ध निकलता है। तो इस तरह से दुग्ध का भी प्रयोग हम लोग एक ही प्लांट के छाल और दुग्ध का प्रयोग यहां से कर लिए। अब और ऊपर जाएंगे तो और ऊपर हमें क्या मिलेगा, और ऊपर हमें मिलेगा पत्तियां। और क्या मिल सकता है वहां से हमें मिल सकता है फूल। और क्या मिल सकता है, वहां से हमें मिल सकता है फल। तो इस तरह से नीचे से शुरू करेंगे, एक, फिर उसके बाद 2 चीजें मिलेंगी, फिर उसके बाद 3 चीजें मिलेंगी। तो इस तरह से 6 विरेचन द्रव्यों के आश्रय हमें याद हो जाते हैं बहुत आसानी से। एक चीज हम लोग जब विमान स्थान 8 पढ़ते हैं, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा विरेचन द्रव्यों के आश्रय। जब विमान स्थान पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे शिरो विरोचन, शिरो विरेचन द्रव्यों के आश्रय। यहीं पर आप चाहे लिख सकते हैं, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर आपको बर्डन लगने लगेगा। हम लोग जब वहां पहुंचेंगे तो फिर पूरा ट्रिक से याद करेंगे ऐसे ही। टोटल वो होते हैं 7, तो याद रखना शिरो विरेचन 7 से शिरो विरेचन, और आश्रय कितने 7 से 7, ऐसे करके आप याद रखना। विरेचन के आश्रय 6, नाम ही है चैप्टर का सड़ विरेचन शतानी आश्रानी करके, है ना। तो ये जो है सड़ विरेचन शत आश्रयानी करके, तो ये याद रखना है कि 6 विरेचन के आश्रय हैं। अब इसके बाद 5 कसाय की योनियों के बारे में वर्णन आता है, पंच कसाय योनिया। इसको हाईलाइट कर देंगे पहली लाइन पे, बस कोई पढ़ते जाएंगे, हाईलाइट मत करना इसको कुछ भी। मधुर कषायो, मधुर कषायो के बाद कॉमा कर लेना। एक तो कौन सी कषाय कल्पना होती है, कषाय होती है कषाय की योनि मधुर की। दूसरे नंबर पर फिर अंडरलाइन करेंगे और कॉमा कर लेंगे अम्ल कषाय।
एक अम्ल कसाई की योनि हो गई, कटु कसाई की योनि हो गई, फिर कॉमा करेंगे, तिक्त कसाई की योनि हो गई, फिर कॉमा करेंगे, और कसाय की भी कसाई योनि होती है, ये आप इसको अंडरलाइन कर देना। इस तरह से हमने यहां पर देखा कि टोटल 5 प्रकार की कसाय की योनियां हैं। लवण की कोई भी योनि नहीं होती है, ये आपको याद रखना है कि लवण की कसाय योनि है, पूरा इसको लिखना और इसको फिर सर्कल में बंद करना, और सर्कल में बंद करके ऐसे इसको क्रॉस कर देना। तो जब भी आप यहां पर आएंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये बन जाएगी कि लवण की कोई कसाई योनि नहीं होती। इससे इनडायरेक्टली आपको अर्थ समझ में आ जाएगा कि 5 प्रकार की रसों की योनियां होती हैं। तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और इस योनि से लेते क्या है, तो ये विमर्श में देखना, विमर्श में लाइन आती है, चक्रपाणी ने कसाय योनिया का अर्थ कसाय की जातियां अर्थात सोर्स ऑफ डिकॉक्टिव्स यहां पे किया है। योनि का दूसरा अर्थ हम अगर लें तो उत्पत्ति स्थान होता है ना, कहते हैं ना कि कौन सी योनि से उत्पन्न हुए हो, तो योनि से क्या हो गया, योनि का मतलब उत्पत्ति स्थान होता है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पे। फिर इसके बाद कोटेशन नंबर, इसके आगे और बढ़ेंगे 6 नंबर के ही आगे 7वें में प्रवेश करेंगे। इसमें पंचविध कसाय कल्पना के बारे में आता है, हाईलाइट करेंगे लाइन को, कोटेशन को, पंचविधम कसाय कल्पनम इति, यहां पे कॉमा कर लेंगे। 5 प्रकार की कसाय कल्पना होती है, इति, इति मतलब इस प्रकार, कैसी, तद्यथा, तद्यथा मतलब जैसे, कौन कौन सी, स्वरस, हाईलाइट करेंगे स्वरस को, कल्क को, श्रित को, शीत को और फॉन्ट को, ये कसाय इति, इस तरह से उन्होंने बता दिया कि 5 प्रकार की कसाय कल्पना होती है। कौन कौन सी, तो स्वरस होती है, कल्क होती है, श्रित, श्रित को क्वात कहते हैं, है ना, शीत हो गया और फॉन्ट हो गया। तो इस तरह से 5 प्रकार की कसाय कल्पनाओं के बारे में बताया गया यहां पर। इसमें स्वरस में आप सर्कल बंद कर देना और लिख देना यहां पर सबसे वीर्यवान कल्पना, सबसे वीर्यवान कल्पना। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आईपीसीटी में हो चाहे यूपी में चाहे मेडिकल ऑफिसर्स में हो, कई बार पूछते हैं कि आचार्य चरक के अनुसार पंचविध कसाय कल्पना में सबसे वीर्यवान कल्पना कौन सी है, तो यह आपको पता होना चाहिए स्वस्वरस है। अगर सबसे हीन कल्पना के बारे में बात करें तो कौन सी हो जाएगी, फॉन्ट हो जाएगी, सबसे हीन कल्पना फॉन्ट हो जाएगी। अभी हम लोग आगे इसका भी कोटेशन देखेंगे तो वहां पर से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद एक एक की परिभाषा आचार्य चरक ने बहुत प्यारी सी बताई है, हमें बस केवल अपने मतलब की चीजें वहां से पढ़ करके आगे बढ़ना है। यहां पे स्वरस आता है, स्वरस जिसको कि एक्सप्रेस्ड जूस भी कहते हैं, यंत्र निष्पीड़ितात्, यंत्र से निष्पीड़न करते हैं किसको, द्रव्य को, और निकालते क्या है, रस का। तो इसको ऐसे समझना, द्रव्य द्रव्याद, द्रव्य को यंत्र निष्पीड़ात ऐसे समझना यहां पे, और फिर इससे क्या करते हैं, यंत्र निष्पीड़िताद रसः सुरस उच्यते। चरक संहिता थोड़ा सा क्लिष्ट होती है, तो हमें पहले पढ़ना है द्रव्याद, द्रव्याद मतलब द्रव्य को, यंत्र निष्पीड़ात, यंत्र से निचोड़ करके क्या करते हैं, रस जो निकलता है उसे हम सुरस कहते हैं। हाईलाइट कर देंगे, यंत्र निष्पीड़ात द्रव्याद रसः सुरस उच्यते, यहां पे डॉट 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 कर लेना। कभी भी अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में तो हो सकता है आपको रेफरेंस के तौर पर पूछ ले और आपको पूरा कोटेशन दे देगा कि यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव्याद, यहां पे रसः करके आगे डॉट कर देगा, इसको क्या कहते हैं आपसे पूछेगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसकी जो मात्रा है आप यहां पर देखो, बीच में ये जो विमर्श है उसमें स्टार्ट नीचे की 2 लाइन छोड़ करके तीसरी लाइन में लिखे हैं प्रथम प्रकार की मात्रा 2 तोला होती है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि स्वरस की मात्रा क्या होती है, कभी एग्जाम में आया हुआ है कोटेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको याद रखना है 2 तोला की मात्रा। पहली मात्रा ही पूछेगा, कभी भी दूसरी तीसरी मात्रा नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप अंडरलाइन कर लेना, तथा द्वितीय एवं तृतीय प्रकार की मात्रा 4 तोला होती है, ये आप अंडरलाइन कर लेना। बाकी आपको 2 तोला याद रखना है। 1 तोला जो होता है, 1 तोला का मतलब हमारे आयुर्वेद के अनुसार 12 ग्राम होता है, और 2 तोला का मतलब 24 ग्राम, 24 ग्राम जो होता है वो स्वरस की मात्रा होगी, ऐसे समझना इसको। देन यहां पर प्रक्षेप अगर किसी को मिलाना हो, जैसे हमने किसी को स्वरस दिया, वो कह रहा है कि हम नहीं पी सकते इसको, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसको पीने में। अब अगर हमें उसमें प्रक्षेप मिलाना है कुछ भी, तो देखो यहां पर लाइन आती है, स्वरस में मधु, शक्कर, गुड़, ये जीरा, नमक, घी जो भी मिलाना हो, इसको अगर मिलाना हो तो आपको आधा तोला अर्थात 6 ग्राम ऐसे लिख लेना, या 6 ग्राम की मात्रा में आप उसको ले सकते हैं। उसको में 6 ग्राम कुछ भी मिलवा दीजिए और उसको बोलिए कि अब आराम से आप पी लीजिए, है ना। तो ये यहाँ पे लाइन होती है,
तो 2 तोला की मात्रा और आधा तोला इसमें प्रक्षेप द्रव्य मिलाया जा सकता है। देन इसके आगे का जो कोटेशन है कल्क के लिए लिखते हैं यह पिंडो जो पिंड बनाया जाता है ना, जो पिंड बनता है किसका, रस पिष्टा नाम। रस मतलब आप रस से कुछ भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, जल भी ले सकते हैं। जब किसी कल्क द्रव्य को, जब किसी भी द्रव्य को हम क्या करते हैं, रस अर्थात दूध या जल मिला करके उसको पीसते हैं और उसको पीस करके क्या बनाते हैं, पिंड बनाते हैं। उसे यहां पे डॉट 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 कर लेना, इसको कल्का सा परिकेतिता, उसको हम कल्क कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। जब भी आप पिंड देखना, वैसे भी जो कल्क हम लोग बनाते हैं वो कैसे गोल गोल बना लेते हैं, ये पिंड ही तो बन जाता है। तो जब आपको कभी पिंड मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि ये कल्क के बारे में बात कर रहे हैं। कल्क की अगर इसकी मात्रा के बारे में देखें तो देखो 1 2 विमर्श में आएंगे, 2 लाइन को छोड़ करके तीसरी लाइन के मिडिल से देखेंगे। इसको प्रक्षेप तथा आवाप इसके पर्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल ऑफिसर या एपीसीटी या कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पर ऐसे ये प्रश्न ना आया हो। तो प्रक्षेप और आवाप जो पर्याय होते हैं वो होते हैं कल्क के, ये याद रखना। कल्क, इसको आप याद करने के लिए और आसान अगर किया जाए तो जो कल्क है ना, कल्क को अंग्रेजी में पेस्ट कहते हैं, PAST। तो बहुत कंफ्यूज करेगा क्योंकि आगे चल के, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कल्क को पेस्ट कहते हैं। तो पी से, यहां पे पी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो पी से हो जाएगा प्रक्षेप और ए से हो जाएगा आवाप। तो प्रक्षेप और आवाप जो पर्याय होते हैं वो किसके होते हैं, कल्क के। तो PASTE याद रखना, पेस्ट इसको कहते हैं, और स्टार्टिंग का PA और A जो है वो इसका पर्याय आप समझ जाना। इसकी जो मात्रा है, मात्रा आप बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर देना, इसकी मात्रा 1 तोला होती है। सोरस की जस्ट आधी मात्रा हम लोग कल्क लेते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसमें अगर आपको प्रक्षेप द्रव्य डालने हैं अलग से, किसी को कल्क में मिला करके देना है, तो फिर आप यहां पे लिखा है देखो, मधु, घृत तथा तेल, इनको 2-2 अर्थात द्विगुण मात्रा में लेना है, 2-2 तोला। मिश्री और गुड़ अगर दे रहे हैं तो 1-1 तोला। अंडरलाइन करना बस केवल। दूध, अगर दूध इत्यादि कोई द्रव पदार्थ अगर दे रहे हैं तो 4 तोला में उसको छोड़ करके अच्छे से मिला करके अब उसको पिला दीजिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट मत करना इसको। दिन आगे परिभाषा आती है क्वाथ की। क्वाथ में लाइन आती है, वन्हो तु क्वथितम द्रव्यम। ये वन्हो को आप इसको स्टार लगा लेना, हाईलाइट करना। जब हम आग में जला करके, किसको, द्रव्यम को, द्रव्यम पहले अगर हम करें 1 नंबर द्रव्य हो जाएगा, वन्हो तु 2 नंबर का हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 3 नंबर पे क्वथित। जब हम द्रव्य को वन्हो तु मतलब आग में क्या करते हैं, क्वाथ करते हैं, उसको पकाते हैं या उबालते हैं, तो उसको श्रितम आहुष चिकित्सितम, चिकित्सक उसको क्या कहते हैं, श्रित कहते हैं। श्रित का मतलब होता है वही क्वाथ ही होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, लाइन हाईलाइट कर देंगे, वन्हो तु क्वथितम द्रव्यम, क्वथित आएगा, जरूर आएगा। और इस श्रितम आपसे पूछता है कि इसका पर्याय क्या है, ये आपको कभी भी प्रश्न आएगा तो यही आएगा कि क्वाथ के पर्याय पूछेगा, और क्वाथ के पर्याय में इसको श्रित कहते हैं। इसे क्वाथ तो कहते ही हैं, इसको निर्यूह कहते हैं। अभी 2023 AIPCT 2023 में एक प्रश्न आया और उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि क्वाथ का निम्नलिखित में से क्वाथ के पर्याय हैं, है ना, कौन सा पर्याय है। और बहुत लोगों ने, जो लोगों के दिमाग में आया वो मोस्टली लोग गलत करके आए, क्योंकि उन लोगों ने कल्क को लगा दिया था। लोगों के दिमाग में आता है कि हमने जो भी पर्याय पढ़े थे वो कल्क में पढ़े थे, क्योंकि यहां पर दिया नहीं है निरीयों के बारे में, इसलिए यहां पे, इसलिए वो सवाल बहुतों से गलत हो गया। तो याद रखना कि श्रित और निरीयो जो होते हैं वो क्वाथ के पर्याय होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसके अगर मात्रा के बारे में देखें तो इसकी मात्रा 2 पल होती है, 2 पल की मात्रा, 2 पल की मात्रा, या फिर इसको हम 8 तोला कह सकते हैं, 8 तोला। सभी को पता होगा, चूंकि 1 पल इज इक्वल टू 4 तोला होता है। 1 पल में कितने तोला, 4 तोला। तो 1 पल में 4 तोला होंगे तो 2 पल में कितने हो जाएंगे, 8 तोला। अगर हम इसको ग्राम में अगर हम लोग डिवाइड करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 12×96 96 ग्राम के आसपास ये जाएगा। फिर इस तरह से हमें ये यहां पे याद करना है और आगे बढ़ेंगे। एक लाइन यहां पे विमर्श में देखेंगे, पहली लाइन है, क्वाथ की कल्पना करने की विधि का वर्णन किसने, सारंगधर ने इस प्रकार किया है। हाईलाइट करेंगे सारंगधर को, लिखते हैं पानीयम षोडश गुणम छुन्ने। पानी इसमें क्वाथ जब बनाएंगे तो पानी कितना लेना है क्वाथ में,
हमें पानी 16 गुना लेना है। 16 गुना पानी शून्य द्रव्य पले, द्रव्य हमने मिलाया और द्रव्य में हमने क्या किया, 16 गुना पानी डाल दिया। मृत पात्र, किसमें, मृत पात्र, मिट्टी का जो पात्र हो उसमें, क्वाथ येद ग्राह्यम अष्टम अंशावशेषित, हाईलाइट करेंगे इसको। जब भी हम क्वाथ बनाएंगे तो 16 गुना पानी मिला करके जब अष्टम अंश अर्थात उसका आधा बचे, है ना, 8वां भाग जब बचे, तो हम इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे इस क्वाथ को, और उसी को हमें अल्टीमेट पीना है। तो इस तरह से याद रखना कि 16 गुना पानी को वो करना है, जब 8 अंश बचे, मतलब 8 तोले की मात्रा में बचे, तो फिर आपको उसको यूज कर लेना है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों ने जो चौथी कल्पना पढ़ी थी वो थी शीत, जिसको कोल्ड डिफ्यूजन भी कहते हैं। बहुत लोगों ने सुना होगा धान्यक हिम के बारे में, जो धान्यक हिम की जो कल्पना होती है वो शीत कल्पना है, ऐसा समझना है इसको। देन यहां पे आता है द्रव्याद, द्रव्याद अपोथितात तोये, द्रव्य को इन्होंने क्या किया, अपोथितात मतलब कूट लिया गया और उसको तोय में, तोय मतलब होता है पानी, जल में उसको भिगो दिया गया। तत् पुनर्निशी, तत् पुनर्निशी मतलब रात्रि पर्यंत, रात्रि भर के लिए उसको हमने ऐसे ही पानी में जल में रख करके रात में उसको छोड़ दिया। संस्थितात, संस्थित मतलब वहां पे उसमें डाल करके हमने छोड़ दिया। कसायो, ये जो कसाय बनती है, कह रहे ऐसे जो कसाय बनेगी सुबह, यो अभी निर्याती, जैसे हम ना ये जो कसाय जो ऐसे बनती है उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर सुबह उठ करके अपने हाथों से अच्छे से उसको मसल लेते हैं प्रातः काल में, और लिखते हैं सा सीता समुदाहिता, इसको हम शीत कहते हैं, इसको शीत कल्पना कहते हैं। किसमें, जिसमें द्रव्याद उपोत्थितो तोये, द्रव्य को जल में डाल देते हैं और रात्रि भर के लिए छोड़ देते हैं, सुबह हाथ से मसल करके उसका जब अंश आ जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इस कसाय कल्पना को यूज करते हैं, और इस कसाय कल्पना को कहते हैं शीता शम उदाहरता, इसको शीत कल्पना कहते हैं। ये आपको याद रखना है। बहुत सिंपल सिंपल सी परिभाषाएं हैं। एक बार बहुत ये जो प्रश्न है इससे रिलेटेड कई बार पूछा गया, इसके आगे हम लोग देखेंगे फॉन्ट के बारे में। अब शीत कल्पना अगर आपको किसी को बनाना है, धान्यक हिम के बारे में किसी को बताना है, शीत कल्पना कुछ किसी को बताना है, तो इसमें देखना, यहां पर लिखते हैं कि 4 तोले द्रव्य को कूट कर, इसको अंडरलाइन कर लेना, 4 तोला द्रव्य कूट करके 6 गुने जल में, अभी हमने देखा था ऊपर क्वाथ जब बनाए थे तो उसमें 16 गुना जल था, अभी जस्ट नीचे हम लोग फॉन्ट बनाएंगे उसमें भी 16 गुना जल होगा, लेकिन यहां पर 6 गुने जल के बारे में बात कर रहे हैं। 4 तोला द्रव्य है तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 मतलब 24, 6 को 24 होता है तो 24 तोला होगा, जल में मिला करके एक मिट्टी के पात्र में ढककर रखना है, प्रातः हाथ से मसल करके इसे छान लेना है, और यही शीत कसाय कल्पना है। इसकी मात्रा को आप हाईलाइट करना बॉक्स में बंद करके, मात्रा इसकी सेम ही होती है 8 तोला, जितना क्वाथ की मात्रा थी उतना इसकी भी मात्रा है। इसके बाद आता है फॉन्ट, फॉन्ट को यहां पे हाईलाइट कर देंगे। फॉन्ट जब भी कभी पूछा गया है तो कभी भी इसकी परिभाषा से क्वेश्चन नहीं आया, जब भी पूछा गया है तो इसके पर्याय में आया है कि एक पर्याय देगा आपको और देगा चूर्ण द्रव, ये लाइन देगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से चूर्ण द्रव किसका पर्याय है, और आपको आंसर वहां पर जो सबसे पहला आएगा वो कल्क देगा, उसमें कल्क ही लोग ज्यादा उसमें ऑप्शन में टिक करेंगे, जबकि जो चूर्ण द्रव है ये पर्याय होता है फॉन्ट का। इसको कैसे समझेंगे कि चूर्ण द्रव हम आएगा तो आप कैसे जानेंगे कि ये फॉन्ट है, ऐसे समझना, ये फॉन्ट मतलब होता है हॉट इन्फ्यूजन। हम लोग जो चाय बनाते हैं घरों में, जो चाय बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती का पाउडर डालते हैं, चूर्ण ही तो है वो चाय पत्ती का, जो हम लोग चाय पत्ती छोड़ते हैं उसमें वो चूर्ण ही तो है। तो ऐसे समझना वही जो चूर्ण द्रव है, जो चाय पत्ती वाला जो चूर्ण है उसी को हम चूर्ण द्रव बोल सकते हैं। तो चूर्ण द्रव का जो यूज करते हैं वो क्या, किसमें, फॉन्ट बनाने में। ऐसे समझना कि चूर्ण द्रव ही फॉन्ट है और चूर्ण द्रव का प्रयोग करवा के हम लोग चाय बनाते हैं। तो इसमें लिखते हैं क्षिप्त, क्षिप्त मतलब डाल देते हैं, किसमें, ऊष तोय में, ऊष तोय में डाल देते हैं क्या, मृद, और फिर आगे क्या करते हैं, मृदितम, द्रव्य, द्रव्य हमने लिया और हमने क्या किया, आग जलाया, आग जला करके उसमें उसको उष्ण किया और उष्ण करके हमने उसमें जल डाल दिया, वो सॉरी द्रव्य डाल दिया, और द्रव्य डाल करके उसको हमने हाथ से अच्छे से मसला, है ना, उसको मर्दन किया, और उसको हम लोग तत्फांटम परिकीर्तितम, हाथ से मलने वाला आजकल नहीं होता, ज्यादातर प्रयास यही लोगों का रहता है कि उसको डाल करके आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं और फिर उसको प्रयोग करवाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा क्षिप्त, हाईलाइट करेंगे क्षिप्त उष्ण त्वये, ये जब भी क्षिप्त शब्द आपको मिले, क्षिप्त मतलब होता है डालना, तो उष्ण त्वये मतलब उष्ण जल में आपको इसको क्षिप्त अर्थात डालना है। जब भी ये
आपको आ जाए तो समझना कि फॉन्ट कल्पना है। चाय में क्या होता है, पहले पानी गर्म करते हैं, बाद में चाय पत्ती मिलाते हैं, तो सेम फॉन्ट कल्पना, चाय कल्पना आप समझना उसको। यहां से आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। लाइन जो चूर्ण द्रव आया, ये कहां से आई है, तो ये सारंगधर की लाइन है। और यहां पर देखो लिखा होगा, अन्यत्र फॉन्ट का लक्षण यह है, सा स्याद चूर्ण द्रव, ये हाईलाइट करेंगे, सा स्याद चूर्ण द्रव फांटस तन्मानम, फांट इसी चूर्ण द्रव को फॉन्ट भी कहते हैं, और तन्मानम द्विपलोन्मितम, 2 पल इसकी मात्रा है, अर्थात 2 पल का मतलब क्या हो जाएगा, 8 तोला, इसकी भी सेम मात्रा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे फिर बढ़ेंगे कोटेशन नंबर 7। कोटेशन नंबर 7 में जिसके बारे में हमने पहले आपको लिखवाया था सर्कल बंद करवा के, कि स्वरस क्या है, सबसे वीर्यवान कल्पना है, और हमने फॉन्ट में कहा था कि सबसे हीन कल्पना है, उसी लाइन का यहां पे जवाब आपको मिल रहा है कि क्यों ऐसा है। आचार्य चरक लिखते हैं, तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम, हाईलाइट करेंगे इस लाइन को, तेषाम, तेषाम मतलब उनके, वे सब कौन, बोले जिन जिन 5 कसाय कल्पनाओं के बारे में हमने बताया है, अभी उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बोले तेसाम, ये सब क्या है, यथा पूर्वम बलाधिक्यम, यथा पूर्व मतलब पूर्व से बल अधिकता हो जाएगी, जैसे पूर्व से बल अधिकता का मतलब स्वरस, सबसे वीर्यवान कल्पना, ये सबसे ऐसे हो जाएगी। फिर कल्प, जो कल्क है वो, फिर कल्प से हीन कौन हो जाएगा, श्रित या क्वाथ, ये हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, हिम या शीत कल्पना। इसके बाद कौन सी कल्पना, लास्ट में आती है फॉन्ट। तो सबसे कमजोर या सबसे हीन कल्पना कौन सी, फॉन्ट कल्पना। तो यथा पूर्वम बलाधिक्यम का मतलब ये होता है, ऐसे इसको समझना। एक सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन कई बार पूछा जाता है, वो ये आता है कि जो कसाय कल्पना है, कसाय कल्पना किन चीजों की अपेक्षा करती है ना। वहां पे अब तो जो नया पैटर्न है उसमें आपको 2-3-4 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो ये इसको हाईलाइट करेंगे, कसाय कल्पना, और बॉक्स में बंद कर देंगे, व्याधि आतुर बल अपेक्षणी। क्या केवल व्याधियों के लिए ही कसाय कल्पना का हम लोग कसाय की कल्पनाओं की कल्पना करेंगे, नहीं, ये व्याधि और आतुर दोनों के लिए है, ठीक है। तो दोनों के लिए कसाय कल्पना की अपेक्षा दोनों की करती है, कि व्याधि कौन सी है और जो रोगी है उसका व्याधि का बल क्या है और रोगी का बल क्या है, इस चीज पर निर्भर करती है कसाय कल्पना। ऐसा नहीं है, और आगे लाइन में स्पष्ट करते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि जो 5 कल्पनाएं होती हैं वो हम किसी भी बीमारी में दे देंगे तो चलेगा, नहीं, आगे उसी को क्लियर करते हैं, बस पढ़ेंगे केवल, हाईलाइट मत करना। नातु एवं खलु, नातु एवं खलु, खलु मतलब जहां पे भी खलु आ जाएगा, ये खलु शब्द निश्चितता के लिए आता है, मतलब निश्चित तौर पर ऐसा करना है आपको, निश्चितता के लिए। लिखते हैं नातु एवं खलु सर्वाणी, हर जगह पर सर्वत्र उपयोगानी भवंती, करें इनका प्रयोग, इन सभी 5 कल्पनाओं का प्रयोग हर जगह पर आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो, ये आपको व्याधि और आतुर के बल देख करके उस चीज का डिसीजन लेना है। इसको और अगर हम डिटेल में जानना चाहें तो ये सभी को पता होगा कि हम लोग जो जब पढ़ेंगे चरक चिकित्सा का पहला अध्याय, रसायन अध्याय, उसमें 4 पाद हैं, तीसरा पाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो तीसरे पाद में जो मेद रसायन का वर्णन आता है। मेद रसायन से हम लोग समझ सकते हैं कि आचार्य चरक इतने विद्वान होते हुए भी, यहां पर देखना पहला, ये जो पूरा पहला पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में नीचे से आएंगे, यहां पे नीचे से 1 2 2 के बाद तीसरे में, चरक इतने विद्वान होते हुए भी आचार्य चरक ने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि क्या मेंशन किया है, मंडूक पर्णी स्वरसः प्रयोज्य, मंडूक पर्णी का आपको स्वरस लेना है। उनको इतना उतरों में उनको मेंशन करने की क्या आवश्यकता पड़ी, अगर 5 कल्पनाओं का हर जगह प्रयोग कर सकते थे तो आचार्य चरक को कुछ विशेष जगहों पर विशेष तौर पर मेंशन करने की आवश्यकता नहीं थी। तो वहां पर चक्रवाणी कहते हैं कि ये हर जगह पर प्रयोग नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आचार्य चरक जो है वो कभी भी मंडूक पर्णी को ऐसा ना कहते कि मंडूक पर्णी का स्वरस आपको प्रयोग करना है। और क्षीरेण यष्टि मधुकस चूर्णम, यष्टि मधु का चूर्ण ही प्रयोग करना है, वो भी किसके साथ, क्षीर के साथ। ऐसा नहीं कि आप उसका क्वाथ बना लिए, ऐसा नहीं कि आप उसको कल्प के तौर पर प्रयोग करें, नहीं, यष्टि मधु का चूर्ण प्रयोग करना है, और वो भी किसके साथ में, क्षीर के साथ में प्रयोग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अलग अलग बताया। और आगे फिर लिखते हैं रसो गुरुचातु समूल पुष्पा, हाईलाइट करते जाएंगे इन लाइन को, रस, रस मतलब स्वरस किसका, गुरुचात समूल पुष्पा, पूरे मूल और पुष्प के साथ में गुड़ची का स्वरस प्रयोग करना है। तो गुड़ची का स्वरस बताया है, कल कवल का कुछ नहीं बताया, हिम फॉन्ट कुछ नहीं बताया उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि अगर आप मेद्य के तौर पर प्रयोग करना चाहते हो गुड़ची, तो फिर क्या है, तो आपको स्वरस प्रयोग करना है, हाईलाइट करेंगे। और आगे आता है कलकह प्रयोज्य
खलु शंख पुष्पी, शंख पुष्पी का कल्क ही प्रयोग करना है। इसके बाद आप बाकी सिरप विरप बना सकते हो, लेकिन अगर आप मेद्य प्रभाव चाहते हो तो आपको कल्क ही इसका प्रयोग करना है शंख पुष्पी का। ये इन्होंने आचार्य चरक, जब हम लोग पढ़ेंगे रसायन अध्याय, वहां पर थर्ड पाद में इसके बारे में मेद रसायन आता है, वहीं पर ये इसके बारे में बताया गया है।